Hello everyone, welcome to my channel Literature Lighthouse. Today I am present with a very important lecture on a very important topic, that is post-colonial literature, and it is a part of NTA NET syllabus also, as well as it is a part of some of the teaching examinations also. ओके, तो आज के लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगी कि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर होता क्या है। इसके अलावा इस लिटरेचर की क्या थीम्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे आप पहचानेंगे कि ये टेक्स्ट एक पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है, और इसमें कौन कौन से राइटर हैं जो इंक्लूडेड हैं, और उसके अलावा कौन कौन से वर्क्स हैं जो इसका पार्ट माने जाएंगे। इसके अलावा कई सारे थियरिस्ट आए जिन्होंने अपनी थियरीज दी रिगार्डिंग द पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, जिसकी मैंने चर्चा कॉलोनियल लिटरेचर में भी करी थी। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो उस वीडियो को भी एक बार ज़रूर देखें ताकि आपकी और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए। ओके, तो हम इसमें बात करेंगे कि कॉलोनियल लिटरेचर से पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कैसे अलग है और इस लिटरेचर की क्या खासियत है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर क्या होता है, ये जानने से पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि कॉलोनियल लिटरेचर क्या होता है। तो कॉलोनियल लिटरेचर वो लिटरेचर हैं जो उस समय लिखे गए जब वो पार्टिकुलर देश आज़ाद नहीं था, जब उसको किसी दूसरे देश ने, जो भी उससे ज़्यादा ताकतवर था, उसने उसे कॉलोनाइज किया था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको इंडिया का एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि जब भारत को ब्रिटिशर्स ने कॉलोनाइज किया था, उस समय जो लिटरेचर लिखा गया वो कॉलोनियल लिटरेचर की कैटेगरी में आता है। और इसमें दो तरीके के लिटरेचर होंगे, एक वो लिटरेचर जो कॉलोनाइजर्स के द्वारा लिखा गया और दूसरा वो लिटरेचर जो कॉलोनाइज ने लिखा। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो कॉलोनाइजर द्वारा लिखा गया, उन्होंने उस रिप्रेजेंटेशन को या जो भी चीज़ें उन्होंने डेपिक्ट करी उसे बहुत डिस्टॉर्टेड फॉर्म में दिखाया होगा, क्योंकि वो कभी इस चीज़ को गलत नहीं ठहराएंगे कि उन्होंने दूसरों पे क्यों टॉर्चर किया, उन्होंने दूसरों को क्यों कॉलोनाइज किया। ठीक है, तो एक तो पार्ट ये हो गया डिपिक्शन का। दूसरा पार्ट ये होगा कि कैसे कॉलोनाइज ने अपने आप को दिखाया कि उनकी सिचुएशन क्या थी। तो इस समय दो तरीके के आपको लिटरेचर देखने को मिलेंगे। ज़्यादा डिटेल के लिए आप लोग कॉलोनियल लिटरेचर को एक बार ज़रूर रेफर करिएगा। अब बात करते हैं पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की। तो इसमें वो लिटरेचर लिखे गए जब वो देश आज़ाद हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल जब इंडिया 1947 में आज़ाद हो गया, तो उसके बाद के जो भी लिटरेचर लिखे गए, जो भी राइटिंग्स आई, वो उनकी अपनी आवाज़ में आई, अपनी रियलिटी को उन्होंने दिखाया। क्या इफ़ेक्ट रहा उनके ऊपर जब वो आज़ाद नहीं थे, क्या कल्चर का डोमिनेंस रहा, उस सारी फीलिंग्स को उन्होंने अपने लिटरेचर में दिखाई है। ओके, तो डेफिनेशन देखते हैं। सो पोस्ट colonial लिटरेचर रेफर्स टू लिटरेरी वर्क प्रोड्यूस्ड बाय राइटर्स फ्रॉम फॉर्मरली colonized कंट्रीज। ठीक है, वो कंट्रीज जो कि पहले से colonized थी, उनके द्वारा लिखा गया है ये। ओके, और ये फोकस करता है इम्पैक्ट, किसका इम्पैक्ट, कॉलोनियल रूल का, और इसके आफ्टरमाथ। आफ्टरमाथ मतलब इसका इफेक्ट क्या रहा कल्चर पे, क्या रहा आइडेंटिटी पे, क्या रहा रेस पे, लैंग्वेज पे और पावर पे। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को ये लिटरेचर दिखाएगा। और एक बात और आपको याद रखनी है, जो सेकंड पॉइंट, कि ये लिटरेचर जब भी लिखा गया, भले ही कॉलोनियलिज्म जब एंड हो गया तब लिखा गया, लेकिन ये लिटरेचर क्वेश्चन करता है किस चीज़ को, जो भी उन पे कॉलोनाइजेशन हुआ उसको क्वेश्चन करेगा, रेजिस्ट करेगा और रीराइट करेगा कॉलोनियल आइडियोलॉजी। जो भी आइडियोलॉजी कॉलोनियल टाइम पे उनके लिए बनाई गई थी उसको भी रीराइट करेगा। मतलब जो रियलिटी दिखाई थी कॉलोनाइजर्स ने इनकी, उसको ये अपने तरीके से दोबारा से लिखेंगे कि नहीं, ये हमारी रियलिटी नहीं थी। ओके, अब देखते हैं। आपको आई होप मीनिंग समझ में आ गया होगा। ये बात समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे पोस्ट वर्ड का मतलब लिटरल मीनिंग तो आफ्टर होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको आफ्टर नहीं समझना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। ठीक है, कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट। दूसरा, ये चैलेंज करता है कॉलोनियल पावर को, एंड डीकंस्ट्रक्ट करता है। डीकंस्ट्रक्ट मतलब दोबारा से कंस्ट्रक्ट करता है जो भी इंपीरियलिज्म ने आइडियोलॉजी इनके बारे में बनाई है। मतलब जो भी कॉलोनाइजर्स ने उनके बारे में, नेटिव्स के बारे में पूरे देश में
पूरी दुनिया में अपने राइटिंग्स के माध्यम से, अपने रिकॉर्ड्स के माध्यम से जो भी आइडियोलॉजी बनाई उसको ये डीकंस्ट्रक्ट करते हैं कि उनकी वास्तव में आइडेंटिटी क्या है। ओके, तो ये लिटरेचर कोलोनाइजर्स के द्वारा लिखा गया है, आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। इसमें सॉरी, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये लिटरेचर कोलोनाइज्ड के द्वारा लिखा गया है। सॉरी फॉर माई मिस्टेक। ठीक है, कोलोनाइजर्स ने मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं उनके द्वारा ये लिटरेचर नहीं लिखा जाएगा, बल्कि वो लोग लिखेंगे, वो कंट्रीज लिखेंगी जिनको कोलोनाइज्ड किया गया है। जैसे कि आप कह सकते हैं अफ्रीका, इंडिया। ओके, इसलिए therefore some texts written during colonial rule are also considered post colonial। तो ये आपको समझना है कि ज़रूरी नहीं है कि जब देश आज़ाद होने के बाद जो लिटरेचर लिखा गया केवल वही पोस्ट कॉलोनियल का पार्ट माना जाएगा। अगर आप आफ्टर से मीनिंग लगाएंगे तो आप भले ही ये मिस्टेक करें, लेकिन अगर आपको देश आज़ाद होने के पहले कोई बुक लिखी गई, कोई वर्क लिखा गया और उसमें सेम थीम मिलेगी, तो भी आपको वो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के पार्ट में ही मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी कई किताबें हैं जो कॉलोनियल लिटरेचर और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर दोनों में आपको पढ़ने को मिलेगी, बिकॉज ऑफ द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो तीनों कैरेक्टरिस्टिक दी हैं इनके कारण। ओके, अब देखते हैं उन कंट्रीज को जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में आपको देखने को मिलेंगे। पहले जो मेजर रीजन्स हैं वो है इंडिया, अफ्रीका। अफ्रीका में नाइजीरिया, केन्या एंड साउथ अफ्रीका आपको देखने को मिलेंगे। ओके, कैरिबियन लिटरेचर जिसमें आप डेरेक वॉलकॉट का नाम ले सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन, पैट्रिक वाइट इसमें मेजर राइटर हैं। कनाडा, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आयरलैंड। तो ये कुछ मेजर कंट्रीज हैं जिनके लिटरेचर आपको देखने को मिलेंगे। आयरलैंड, ठीक है, ये कुछ मेजर कंट्रीज थे जिसमें आपने शुरुआत की जो भी कंट्रीज पढ़ी उसके आपको वर्क आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमें ये पता होना चाहिए कि कॉलोनाइज किसने किया। तो सिर्फ ब्रिटिशर्स ने ही कॉलोनाइज नहीं किया है, ये आपको याद रखना है। तो पहला तो मेजर जो कॉलोनाइजर्स थे वो कौन थे? ब्रिटिश एम्पायर, दूसरे फ्रेंच एम्पायर, तीसरे पोर्टुगीज, स्पेनिश एंड डच। तो आपने जब इंडिया की जब हिस्ट्री पढ़ी है आपको पता होगा कि शुरू में जब यहाँ पे विदेशी जो भी शक्तियाँ आई स्पेशली ट्रेड के लिए, तो उसमें पोर्टुगीज आए, पुर्तगाली भारत आते हैं, डच आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, ब्रिटिशर्स आते हैं और सबकी लड़ाई भी होती है आपस में। सब ने अपनी अपनी कंपनी स्टैब्लिश करी थी और लास्ट में ब्रिटिशर्स ही रह जाते हैं। ओके, तो कॉलोनाइजर्स ने क्या क्या इम्पोज किया, कैसे कैसे उन्होंने डोमिनेट किया, ये देखते हैं। तो लैंग्वेज के माध्यम से, लैंग्वेज जैसे इंग्लिश को का बहुत ज़्यादा वर्चस्व बढ़ाया था। एजुकेशन, एजुकेशन आपको याद रखना है लॉर्ड मैकॉले का 1835 का मिनट्स, मैकॉलेस मिनट्स के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने एजुकेशन को बहुत बड़ा टूल बनाया कि हम एजुकेशन के माध्यम से लोगों को सिविलाइज्ड बनाना चाहते हैं, एजुकेट करना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा टूल रहा। जैसे आप देखते हैं कि उसके बाद बहुत सारे कॉन्वेंट स्कूल खुले। ओके, तीसरा था कल्चर। तो इन्होंने कहा कि ये जो कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया को बोला कि इसका कल्चर बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड है, इन्फीरियर है, तो हम कल्चर्ड करना चाहते हैं। और फोर्थ है रिलीजन। तो रिलीजन में क्रिश्चियनिटी को इन्होंने बढ़ाया, मिशनरीज बहुत सारी आती हैं। ओके, तो इस तरीके से कॉलोनाइजर्स ने अपना डोमिनेशन बनाया। अब इन्हीं चारों टूल्स के माध्यम से, इन्हीं सारी टेक्निक्स के माध्यम से इन्होंने इंडिजिनस कल्चर मतलब जो नेटिव कल्चर्स हैं उन्हें सप्रेस किया और फिर उन्हें मार्जिनलाइज कर दिया, साइलेंस कर दिया और इन्फीरियर करार दे दिया। ओके, तो अगर हम बात करें पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की, तो ये हिस्ट्री को रीराइट करता है कोलोनाइज्ड के पर्सपेक्टिव से। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है दैट दिस लिटरेचर रीराइट्स हिस्ट्री फ्रॉम द कोलोनियल पर्सपेक्टिव। ओके, अब बात करते हैं एम्स क्या है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की, क्या है एम्स। तो पहला है टू रिकवर लॉस्ट हिस्ट्रीज, जो भी हिस्ट्रीज लॉस्ट हो गई हैं उसे रिकवर करना। दूसरा है चैलेंज करना, टू चैलेंज कॉलोनियल स्टीरियोटाइप्स। तो कॉलोनाइजर्स ने जो स्टीरियोटाइप्स इनके बारे में बनाया है, जो भ्रांति फैलाई है, उसे चैलेंज करना, उनके ओपिनियन को, उनकी जो व्यू पॉइंट है उसे चैलेंज करना। ठीक है, फिर है टू एसर्ट नेटिव आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को एसर्ट करना, जैसे कि गुगी वा थिओंगो ने अपने वर्क डीकोलोनाइजिंग द माइंड में अपनी आइडेंटिटी को, अपनी गिकुयू लैंग्वेज को दोबारा से यूज़ करने पे जोर दिया और उन्होंने कहा कि हम
कॉलोनाइजर्स की लैंग्वेज को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो असर्ट कर रहे हैं नेटिव आइडेंटिटी को। और इनका और क्या मोटो है, टू एक्सपोज, क्या एक्सपोज करना, रेसिज्म, कि कैसे उनके साथ रेसिज्म हुई, कल्चरल डोमिनेशंस कैसे हुआ, साइकोलॉजिकल कोलोनाइजेशन भी कैसे हुआ। तो फ्रांस फैनन का वर्क है द रेस्ट ऑफ द अर्थ, इसमें, और ब्लैक स्किन वाइट मास्क, इसमें इन्होंने जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उसका साइकोलॉजी पे लोगों के क्या इफेक्ट हुआ, इसको इन्होंने अपने वर्क में दिखाया है। तो आपको ये नेम ध्यान रखने हैं। टू रेजिस्ट इम्पीरियल नैरेटिव्स, तो जो भी इम्पीरियल टाइम पे नैरेटिव्स हुए हैं इनके उसको वो रेजिस्ट करते अपनी राइटिंग के माध्यम से। ओके, मेजर थीम्स क्या है पोस्ट कोलोनियल लिटरेचर की, देखते हैं। तो पहली थीम है कोलोनियलिज्म एंड पावर। तो कोलोनियलिज्म एंड पावर में आपको देखने को मिलेगा एक्सप्लॉयटेशन, दूसरा वायलेंस एंड कल्चरल डोमिनेशन। तो ये तीनों चीजें आपको दिखेंगी कोलोनियलिज्म एंड पावर की थीम के अंदर। दूसरा है आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस कैसे होता है कि जब कोलोनाइजर्स आते तो दो तरह की आइडेंटिटी बन जाती है, मतलब कोलोनाइजर्स और कोलोनाइज की आइडेंटिटी मिक्स होती है, तो एक नई तरह की आइडेंटिटी क्रिएट होती है, जिसको आप होमी भाभा के द्वारा दिए गए जो भी कॉन्सेप्ट है उसमें आप पढ़ेंगे, हिब्रिडिटी का कॉन्सेप्ट, मिमिक्री, एम्बिवेलेंस का। जब दो कल्चर मिक्स होते तो हिब्रिडिटी का कॉन्सेप्ट आता है, मतलब ना तो वो हमारा कल्चर रहा ना तो आपका कल्चर रहा, कुछ अलग ही कल्चर हो गया, कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, तो स्प्लिट आइडेंटिटी जैसे मैंने बताया कि दो आइडेंटिटी वाले अगर मिलते हैं साथ में तो उन दोनों की आइडेंटिटी मर्ज हो जाएगी, तो एक स्प्लिट आइडेंटिटी बन जाती है। कल्चरल कंफ्यूजन, तो जो कॉलोनाइज थे वो कंफ्यूज थे कि उनका कल्चर क्या है, अगर उनका कल्चर इंफीरियर है तो दूसरे का कल्चर सुपीरियर है, राइट। और वो उस कल्चर को जब अपना रहे तो ना उनका खुद का कल्चर रहा ना तो दूसरे का कल्चर रहा, तो वो हो जाता है मिमिक्री। तीसरा हिब्रिडिटी, जो मैंने आपको बताया, दो कल्चर का मिक्स होना, हिब्रिडिटी। ठीक है, तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे। नेक्स्ट देखते हैं हिब्रिडिटी। हिब्रिडिटी जैसे मैंने आपको बताया इट वाज क्वाइंड बाय होमी भाभा। ये क्या है, मिक्सिंग ऑफ कल्चर्स, ना तो फुली नेटिव है ना ही फुली वेस्टर्न है। ओके, और नेक्स्ट हम देखते हैं एलिनेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो एलिनेशन एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एलिनेशन एंड डिस्प्लेसमेंट में आपको लॉस ऑफ होमलैंड मिलेगा। ठीक है, दूसरा क्या मिलेगा, एग्जाइल, कि लोग एग्जाइल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं तो वो एग्जाइल कर जाते हैं। ठीक है, और तीसरा है माइग्रेशन। तो इन तीन चीज़ों के माध्यम से आपको एलिनेशन एंड डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो इसमें आप डायस्पोरिक जो भी राइटर्स हैं उनका भी आप लिटरेचर देख सकते हैं। ठीक है, डायस्पोरा लिटरेचर, डायस्पोरिक राइटर्स जो कि फॉर एग्जांपल इंडिया से अमेरिका चले गए, तो वहाँ पे एलिनेशन एंड डिस्प्लेसमेंट की थीम आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, लैंग्वेज एंड पावर राइटिंग इन इंग्लिश। तो लैंग्वेज एंड पावर राइटिंग में हम क्या देखेंगे, यूज ऑफ नेटिव वर्ड्स। जैसे मैंने आपको बताया गुगीवा थियोंगो ने बोला कि अपनी लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज यूज करना है। ठीक है, तो यूज ऑफ नेटिव वर्ड्स। उसके अलावा सलमान रश्दी ने भी अपने वर्क्स में बहुत सारे ईडियम्स या बहुत सारे वर्ड्स को मिक्स किया, तो इसके लिए उन्होंने चटनीफिकेशन टर्म दिया है। ओके, और इसके अलावा जब चेनुआ एचेबे का वर्क पढ़ेंगे तो भले ही उस वर्क को उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है पर उन्होंने अपने अफ्रीकन कल्चर के बहुत सारे वर्ड्स को यूज किया है, तो यहाँ पे उन्होंने यूज ऑफ नेटिव वर्ड्स किया। पावर राइटिंग, लैंग्वेज एज रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के तौर पे, टूल के तौर पे लैंग्वेज को यूज किया गया। ठीक है, तो और अब बात करते हैं नेक्स्ट, रेस एंड अदर रेस। तो रेस एंड अदर रेस में क्या है कि वाइट्स को हमेशा सुपीरियर दिखाया गया, नेटिव्स को हमेशा अदर्स दिखाया गया। नेक्स्ट देखते हैं रेजिस्टेंस एंड नेशनलिज्म। तो रेजिस्टेंस एंड नेशनलिज्म में आपको देखने को मिलेगा एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल। जैसे बहुत सारे जो भी कंट्रीज थे, कॉलोनाइज थे, उन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल्स किए। फॉर एग्जांपल 1857 इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। ओके, इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल इज वन ऑफ द एग्जांपल, फ्रीडम मूवमेंट्स जैसे मैंने अभी बात करी। तो ये सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको अपने माइंड में ध्यान रखने हैं पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं की पोस्ट कॉलोनियल थियरिस्ट एंड देयर आइडियाज। तो इसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क, बहुत सारे इंपॉर्टेंट थियरिस्ट दिखेंगे जो आपको याद रखने हैं, और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, नेट में भी बनते हैं, बाकी एग्जाम में भी वर्क पूछ लेते हैं या थीम पूछता है, ईयर पूछता है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे। पहला वर्क जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एडवर्ड सईद का ओरिएंटलिज्म। समटाइम्स क्वेश्चन पूछा जाता है फादर ऑफ पोस्ट कॉलोनियल थियरीज।
ओके, तो आपको याद रखना है एडवर्ड सईद 1978 ओरिएंटलिज्म। इसमें इन्होंने बताया कि वेस्ट ने कैसे ईस्ट की फॉल्स इमेज क्रिएट करी है, और ईस्ट को दिखाया गया कैसे, बैकवर्ड दिखाया गया है, एग्जॉटिक, एग्जॉटिक मतलब बहुत स्ट्रेंज, विचित्र, ओके, इन्फीरियर दिखाया गया है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है ओरिएंट वर्सेस ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट मतलब वेस्ट एंड ओरिएंट मतलब ईस्ट। तो ये बताया गया कि ईस्ट जो है वो कैसे वेस्ट से इन्फीरियर है। तो यहाँ पे फॉल्स रिप्रेजेंटेशन बनाई गई है, इसको इन्होंने अपने वर्क में बताया है। बहुत अच्छा वर्क है, अगर जिनके भी सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है वो इस वर्क को ज़रूर पढ़ें। दूसरा है होमी के भाभा। होमी के भाभा के वर्क सारे क्रोनोलॉजी में पूछे जाते हैं, तो आप लोग नेशन एंड नरेशन और लोकेशन ऑफ कल्चर और भी जो बाकी वर्क हैं उसको ज़रूर याद रखें। तो लोकेशन ऑफ कल्चर में 1994 में उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया हिब्रिडिटी का, मिमिक्री का, थर्ड स्पेस का। तो हिब्रिडिटी और मिमिक्री मैंने बताया, हिब्रिडिटी मतलब दो कल्चर का मिक्स होना, मिमिक्री जब हम दूसरे के कल्चर को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, तो वो देखिए सेम तो कभी हो नहीं पाएगा, ठीक है, तो वो मिमिक्री उसे बोला जाएगा। और थर्ड स्पेस क्या होता है, फर्स्ट स्पेस जैसे कोलोनाइजर का स्पेस, सेकेंड स्पेस कोलोनाइज्ड का, और जो तीसरा जो एक स्पेस क्रिएट हुआ, ये जो तीसरी एक दुनिया बनी उसे बोलते हैं थर्ड स्पेस, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, किस बुक में दिए गए, किसने दिए और इसका क्या मतलब है, इससे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और इन्होंने ये भी बताया कि कोलोनाइज पीपल इमिटेट तो करते हैं कोलोनाइजर्स को, लेकिन कभी पूरी तरह उनकी तरह बन नहीं पाते। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट एम्बिवेलेंस का भी आता है। एम्बिवेलेंस मतलब होता है कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन कैसे कि ये पूरी तरह ना तो कोलोनाइजर्स को हेट कर पाते हैं, ना तो पूरी तरह उन्हें लव कर पाते हैं। एक डिस्पाइस तो होती है, लेकिन उनको इमिटेट करने की एक डिजायर भी होती है। तो इट इज अ काइंड ऑफ कंफ्यूजन, ओके। नेक्स्ट देखते हैं गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक। तो इन्होंने कैन द सबाल्टर्न स्पीक जो कि 1988 में आता है, इसमें कॉन्सेप्ट दिया है मार्जिनलाइज का, कि मार्जिनलाइज जो होते हैं, वीमेन होते हैं या लोअर क्लासेस होते हैं, वो हमेशा साइलेंस होते हैं इवन आफ्टर कोलोनिज्म। तो यहाँ पे डबल कोलोनाइजेशन को इन्होंने बताया है कि वुमेन कैसे कोलोनाइज होती हैं। पहला तो जैसे कि किसी ने कोलोनाइज किया वो, दूसरा पैट्रियार्की के कारण, ठीक है। तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है स्ट्रेटेजिक एसेंशियलिज्म का कॉन्सेप्ट, वो आपको याद रखना है। फोर्थ है फ्रांस फैनन। तो फ्रांस फैनन बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। इनके मेजर वर्क है द रेस्ट ऑफ द अर्थ 1961, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क 1952, ठीक है। तो इसमें उन्होंने बताया कि कोलोनिज्म एंड रेसिज्म का क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स पड़ता है, और इन्होंने वायलेंस को एज अ रेजिस्टेंस यूज किया है। और इन्होंने ये भी बताया कि एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल की क्यों ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, और कैसे उन्होंने सिस्टमेटिक डिनाइल ऑफ ह्यूमैनिटी को एक्सप्लोर किया है। जो भी कॉलोनाइज्ड लोग थे उन्होंने कैसे ह्यूमैनिटी के सिस्टमेटिक डिनाइल किया है, उसको इन्होंने एक्सप्लोर किया है, ठीक है। मतलब कि कॉलोनाइजर्स ने कैसे बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से लोगों के ऊपर टॉर्चर करके, उनके ऊपर इतनी ज़्यादा प्रताड़ना दे के कैसे डिनायल किया है ह्यूमैनिटी का, ठीक है, इसका इन्होंने स्टडी किया है। द एम्पायर राइट्स बैक, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, इसका फुल टाइटल भी इंपॉर्टेंट है, थियरी एंड प्रैक्टिस इन पोस्ट कोलोनियल लिटरेचर 1989 बाय बिल एशक्रॉफ्ट, गैरेथ ग्रिफिन्स एंड हेलेन ट्रिफिन। कई बार पूछा जाता है राइटर्स के नेम, फुल टाइटल, और इसका टाइटल ही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, और पब्लिकेशन डेट, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पोस्ट कोलोनियल थियरी का इंट्रोडक्शन होता है, कॉम्प्रहेंसिव इंट्रोडक्शन होता है, और बहुत सारे लिटरेचर्स पे ये एप्लीकेशन होता है इस बुक से। और ये एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे कोलोनाइज्ड वाइज राइट बैक करती है इंपीरियल सेंटर को, ठीक है। मतलब जो भी इंपीरियल में जैसे आपने पढ़ा था यूरोसेंट्रिज्म पहले था कॉलोनियल लिटरेचर के टाइम पे, तो कैसे उन्होंने उस यूरोसेंट्रिज्म वाले पॉइंट के लिए दोबारा से लिखा, अपना लिटरेचर दोबारा से लिखा, अपना रिप्रेजेंटेशन दोबारा से दिखाया, ओके। डिस्कोर्स ऑन कोलोनिज्म, ये 1950 में आता है, एम एस इजायर का वर्क है, एक फाउंडेशनल एसे है जो ये आर्ग्यू करता है कि कोलोनिज्म की कोई एक सिविलाइजिंग मिशन नहीं था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे इन्होंने बोला कि एजुकेशन के माध्यम से हम सिविलाइज करना चाहते, तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये कोई सिविलाइजिंग मिशन नहीं था, बल्कि ये एक ब्रूटलाइजिंग प्रोसेस था जिसने डीह्यूमनाइज किया
कोलोनाइजर को। तो आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने ये बताया कि कैसे कोलोनाइजर्स ने लिटरेचर या आप कह सकते हैं एजुकेशन के माध्यम से, लिटरेचर के माध्यम से नहीं, एजुकेशन के माध्यम से, रिलीजन के माध्यम से या अपनी बहुत सारी स्कीम्स के माध्यम से ये तो दिखाया कि हम सभी लोगों को सिविलाइज करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं उनका ये जो प्रोसेस था वो बहुत ही ब्रूटलाइजिंग प्रोसेस था और इसने कोलोनाइजर्स को भी डीह्यूमनाइज कर दिया। जैसे आपने देखा ब्रिटिशर्स ने कैसे बहुत सारे इंडियंस को प्रताड़ित किया, ठीक है। रोलेट एक्ट वन ऑफ द वेरी मेजर, आई कैन से वन ऑफ द मेजर एक्ट बाय देम। और इसके अलावा जलियांवाला बाग मैसाकर, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। डीकोलोनाइजिंग द माइंड 1986 गुगी व थियोंगो का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। ये आर्ग्यू करता है कि कैसे नेटिव लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस है इन रिक्लेमिंग आइडेंटिटी एंड रिजेक्टिंग द लिंग्विस्टिक हेजेमनी ऑफ द कोलोनाइजर। हेजेमनी क्या होती है? पावर, ठीक है। हेजेमनी टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि कैसे उन्होंने लैंग्वेज के माध्यम से दूसरे को डोमिनेशन किया है। तो हेजेमनी, जब आप पावर के माध्यम से दूसरे पे आप कह सकते हैं डोमिनेशन कर रहे हैं, ठीक है, पावर फियर दिखा के, ठीक है, रूल्स के माध्यम से जब आप किसी को कंट्रोल कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं हेजेमनी। तो यहाँ पे लैंग्वेज के माध्यम से लोगों को कंट्रोल किया जा रहा था, इसलिए इन्होंने कहा कि उस लैंग्वेज को ही यूज नहीं करना है, अपनी आइडेंटिटी रिक्लेम करनी है, ठीक है। थिंग्स फॉल अपार्ट 1958 का वर्क है चिनुआ अचेबे का। ये एक आर्केटाइपल अफ्रीकन पोस्ट कोलोनियल नॉवल है जो डिपिक्ट करता है प्री कोलोनियल एग्बो लाइफ को। इस वर्क में इन्होंने ये दिखाया कि ब्रिटिश कोलोनाइजर्स के आने के पहले क्या इग्बो कल्चर था और उसके बाद कैसे हुआ, ठीक है। तो नाइजीरिया का डिपिक्शन है और ये भी दिखाते हैं कि इट्स ट्रैजिक क्लैश विद ब्रिटिश कोलोनिज्म एंड क्रिश्चियन मिशनरीज, कि कैसे इसका ट्रैजिक क्लैश होता है जब ब्रिटिश कोलोनाइजर्स आते हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज आते हैं। तो आप में से बहुत लोगों ने इस वर्क को पढ़ा है तो आपको ये पता है। मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रश्दी का वर्क है। ये एलेगोरिकल नॉवेल है जो मैजिक रियलिज्म की टेक्निक को यूज करता है और एक्सप्लोर करता है इंडिया के डिफिकल्ट ट्रांजिशन को टू इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। तो इसमें ये दिखाया गया कि 1947 को जब देश आज़ाद होता है तो 1001 बच्चे उस समय जन्म लेते हैं और वो टेलीपैथी के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्शन कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ये। तीसरा है वीप नॉट चाइल्ड 1964, गुगीवा थियोंगा का वर्क है। द फर्स्ट पोस्ट कोलोनियल नॉवल अबाउट द ईस्ट अफ्रीकन एक्सपीरियंस ऑफ ब्रिटिश एम्पेरियलिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईस्ट अफ्रीकन एक्सपीरियंस है ब्रिटिश एम्पेरियलिज्म का और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कई बार एग्जाम में पूछा गया है, माओ अपराइजिंग इन केन्या, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कुछ इंडिया के भी वर्क हैं, जैसे कि गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997, अरुंधति रॉय ने लिखा है। ये नॉवेल एक्सप्लोर करता है कि कास्ट सिस्टम एंड कॉलोनियल माइंडसेट का मॉडर्न इंडिया पे क्या लास्टिंग इफेक्ट रहा। जैसे आप देखते हैं कास्ट सिस्टम का तो अभी भी वही है सीन, बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी कास्टिज्म को अपने ऊपर इतना ज़्यादा डोमिनेट करके रख रहे हैं, ठीक है। कोलोनिज्म का भी अभी भी आपको बहुत जगह असर देखने को मिलता है। हम लोग अभी भी कोलोनाइज्ड हैं देखा जाए तो, है ना। जेम किड्जी का वेटिंग फॉर द बारबेरियंस 1980 का वर्क है। ये इंपॉर्टेंट वर्क है। ये डिपिक्ट करता है ह्यूमन एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लिविंग इन अ फिक्शनल फ्रंटियर आउटपोस्ट ऑफ एन अननेम्ड एम्पायर, ठीक है। तो इनका जेम किड्जी का वेटिंग फॉर द बारबेरियंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक और वर्क है लाइफ एंड टाइम्स इन माइकल के, एक आई थिंक यही टाइटल है, आप एक बार चेक करिएगा। तो इन दोनों वर्क के लिए उन्हें प्राइज में मिलता है, तो आप एक बार इनके वर्क्स को देखिएगा, ओके। तो इसमें भी पोस्ट कोलोनियल आपको थीम देखने को मिलेगी। ये दिखाता है कि ह्यूमन एंड सोशल कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं जब एक अननेम्ड एम्पायर में कोई व्यक्ति रह रहा है, ठीक है। और डेरेक वॉलकॉट का एक वर्क है अमरोस, ये एपिक पोएम है। ये री इमेजिन करता है होमरिक थीम्स विद इन द कैरिबियन लैंडस्केप एंड एड्रेस करता है इश्यूज ऑफ हिस्ट्री एंड डिस्प्लेस्ड आइडेंटिटी, ओके। तो ये पोएम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बेन ओकरी एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉवलिस्ट हैं। इनका द फेमिस्ट रोड ट्रायोलॉजी इंपॉर्टेंट है, जिसमें द फेमिस्ट रोड काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है। इनकी अदर वर्क है इस ट्रायोलॉजी में सॉन्ग्स ऑफ एन्चेंटमेंट, इनफाइनाइट रिचेस। ये ऑफर करता है कि रिच पोस्ट कोलोनियल पर्सपेक्टिव नाइजीरिया का,
और ये ब्लेंड करते हैं अफ्रीकन ओरल ट्रेडिशन, जैसे कि एबिको मिथ। तो आप जब भी नाइजीरियंस राइटर्स को पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे उनका कल्चर देखने को मिलेगा उनके वर्क में। ठीक है, इन्होंने मैजिक रियलिज्म को यूज़ किया है अपने वर्क में। मैजिक रियलिज्म एक टेक्निक है जिसमें रियलिटी के साथ मैजिक मिक्स किया जा रहा है। मतलब ऐसे रियलिटी को दिखाया जा रहा है कि वो भले ही रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, पर आप उस पर यकीन करेंगे। ठीक है, तो कुछ मैजिकल चीज़ों को रियलिटी के साथ मिक्स किया जाता है। जैसे सलमान रश्दी के नॉवल में ये बताया जाता है कि जो कैरेक्टर्स हैं, जो मेजर कैरेक्टर्स हैं, उनके अंदर कुछ टेलीपैथिक पावर है कि वो प्रेजेंट हो जाते हैं एक दूसरे के सामने, वो बात कर सकते हैं आपस में। ये देखिए वास्तव में पॉसिबल नहीं है, तो इसे बोलते हैं मैजिक रियलिज्म। ठीक है, और गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है मैजिक रियलिज्म से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखते हैं, ये एक्सप्लोर करते हैं लिंगरिंग मतलब जो बहुत समय तक बना है, कॉलोनियल इम्पैक्ट, पॉलिटिकल करप्शन, आइडेंटिटी स्ट्रगल, पॉवर्टी एंड द क्लैश बिटवीन इंडिजिनस कल्चर। ये दिखाते हैं कि कैसे इंडिजिनस कल्चर के बीच क्लैश होता है और इंडिपेंडेंस के बाद भी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस कैसे बना रहा। तो इस वर्क में इन तीनों वर्क में ट्रायोलॉजी में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। अब देखते हैं इंडियन राइटर्स, जिसमें मेजर जो है आपके राजा राव, कांतापुरा इनका वर्क है, आर के नारायण स्वामी एंड फ्रेंड्स, मुल्क राज आनंद अनटचेबल, सलमान रश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन, अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, किरण देसाई द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाते हैं कि इनमें से कौन सा वर्क है जिसमें पोस्ट कॉलोनियल थीम है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने कांतापुरा पढ़ा है, अनटचेबल भी पढ़ा है, मिडनाइट चिल्ड्रन भी पढ़ा है, बहुत सारे लोगों ने गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स भी पढ़ा है। तो जिन्होंने जो भी वर्क पढ़ा है वो इस थीम को कोरिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं कुछ और राइटर्स, चिनुआ अचेबे मैंने नाम लिया है, गुगीवा थियोंगो केन्या से हैं, इनका डीकोलोनाइजिंग द माइंड आपको याद रखना है। वोल सोइंका नाइजीरिया से हैं, इनका डेथ एंड द किंग्स हॉर्समैन, ये एक वर्क इंपॉर्टेंट है। नदीम गॉडिमर साउथ अफ्रीका से, इनका बर्गर्स डॉटर भी एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। जूलीज पीपल, दोनों की सेटिंग या आप कह सकते हैं दोनों की जो थीम है वो पोस्ट कॉलोनियल थीम आपको देखने को मिलेगी। और पोस्ट कॉलोनियल थीम में क्या क्या थीम होती है इसकी मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुकी हूँ। इसमें और भी राइटर हैं, डेरेक वॉलकॉट का ओमरॉस वर्क, जीन राइस का वाइट सैरगसो सी। ये क्वेश्चन बनता है कि वाइट सैरगसो सी किस वर्क की रीवर्किंग है, तो जेन आयर की है, ये आपको याद रखना है। ओके, और इसके अलावा वीएस नायपाल का अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास, चाइदी स्मिथ जिनका मैंने आपको बताया यूके से जमाइका से बिलोंग करती हैं, वाइट टीथ है, मल्टी कल्चरल लंदन आइडेंटिटी को दिखाती हैं। जेम क्विर्जी का वेटिंग फॉर द बारबेरियंस, साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं और ये क्रिटिक करते हैं इम्पीरियल पावर को। तो आई होप कि आपको यहाँ से चीज़ें समझ में आई हैं। ठीक है, इसके अलावा डेरेक वॉलकॉट के पोएम है अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, बहुत सारे सिलेबस में ये प्रेस्क्राइब्ड है, इसमें भी आपको ये थीम्स देखने को मिलेगी। ऑस्ट्रेलियन राइटर में पैट्रिक वाइट हैं, इनके वर्क को कैटेगराइज करते हैं एबोरिजिनल लिटरेचर में। ठीक है, जो कि हाईलाइट करता है डिस्पोजिशन को, कि कैसे डिस्पोजिस किया है उन्होंने, मतलब कैसे कॉलोनाइजर्स को डिस्पोजेस किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं लैंग्वेज क्या है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में। तो इंग्लिश लैंग्वेज है, इसे कैसे यूज किया जाता है एज अ टूल ऑफ पावर, अ वेपन ऑफ रेजिस्टेंस। राइटर्स ने कैसे यूज किया है देखते हैं। मिक्स नेटिव लैंग्वेज को यूज किया है, मतलब कई सारी लैंग्वेज को मिक्स किया है उन्होंने, ग्रामेटिकल रूल्स को ब्रेक किया है। ठीक है, कॉलोनियल लिटरेचर और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के बीच फर्क आपको पता होना चाहिए। तो अब देखते हैं इनको, देखिए कॉलोनियल लिटरेचर को किसने लिखा है, इट इज रिटन बाय कॉलोनाइजर्स। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर किसने लिखा है, रिटन बाय कॉलोनाइज्ड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कॉलोनियल लिटरेचर प्रेज करता है एम्पायर को, जैसा मैंने आपको बताया, ये जस्टिफाई करते हैं डोमिनेशन को, जो भी उन्होंने क्रुएलिटी करी है या जो भी डोमिनेशन किया है, सबको प्रेज करते हैं, सबको ये जस्टिफाई करते हैं और ये बताते हैं कि इनका जन्म ही लोगों को कॉलोनाइज करने के लिए हुआ है, या आप कह सकते हैं कल्चर्ड करने के लिए हुआ है। ठीक है, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर क्वेश्चन करता है एम्पायर को। कॉलोनियल लिटरेचर ये दिखाते हैं कि नेटिव इंफीरियर है, ये बहुत ही अदर है, अदर का भी कॉन्सेप्ट आता है, ये हमसे अलग हैं और ये इंफीरियर हैं, इनके अंदर कोई कल्चर नहीं है। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में नेटिव अपनी वॉइस रिक्लेम करते हैं।
तो ये कुछ मेजर पॉइंट है जिनसे आपको दोनों लिटरेचर में फर्क समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट के एग्जाम्पल्स जो आपको जानने ज़रूरी हैं, जिसमें पहले मैंने आपको बताया थिंग्स फॉल अपार्ट, इसकी मैंने बात करी है। ये यूरोपियन नैरेटिव को काउंटर करता है, ये दिखाता है कि कैसे यूरोपियन कल्चर ने हमारी धरती को कैसे डोमिनेट किया है और कैसे उसे अपनी क्रूएलिटी के माध्यम से कैसे हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय किया है। ठीक है, और यूरोपियन नैरेटिव को काउंटर करता, तो यहाँ से देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि इन्होंने जोसेफ कॉनराड का जब वर्क पढ़ा था, ठीक है, हार्ट ऑफ डार्कनेस, तो इन्होंने अपने वर्क में जो भी अफ्रीका का कल्चर कॉनराड के में दिखाया गया था उसको इन्होंने काउंटर अटैक किया है। ठीक है, तो ये वर्क आपको याद रखना है। और उसके अलावा कॉनराड्स डार्कनेस एंड इमेज ऑफ अफ्रीका, ये वर्क भी आपको याद रखना है कि दोनों में इन्होंने अपने अफ्रीकन कल्चर को दिखाया है। शोज एग्बो कल्चर पॉजिटिवली, तो ये आपको याद रखना है। और ये क्रिटिसाइज करते हैं मिशनरी को, इंटरफेरेंस को। इन्होंने ये बताया कि कैसे जब क्रिश्चियंस आए, मिशनरीज आए, उसके पहले का क्या कल्चर था हमारा, उसके पहले का हमारा इग्बो कल्चर कितना रिच था, और जब वो आए तो कैसे उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की, ये वॉइस देता है, इट गिव्स वॉइस टू द ऑप्रेस, जो भी ऑप्रेस लोग हैं उन्हें ये वॉइस देता है। दूसरा क्या है, करता है डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री, जो भी कॉलोनाइजर्स ने हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करके लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया उसको ये करेक्ट करते हैं। और प्रमोट करते हैं अपने कल्चरल प्राइड को, चैलेंज करते हैं यूरोसेंट्रिज्म को। तो कॉलोनियल लिटरेचर में मैंने आपको थीम्स बताई है यूरोसेंट्रिज्म की, यूरोप के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी डिपिक्शन हुए हैं, और ये रेलिवेंट है आज भी। नियो कॉलोनिज्म के माध्यम से ये आज भी कॉलोनिज्म रेलिवेंट है। तो मैंने आपको बताया कि हम लोग अभी भी कॉलोनाइज्ड हैं, तो देखते हैं नियो कॉलोनिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया और इसका क्या मतलब है। तो ये जितने भी पॉइंट मैंने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सारे ही ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको आई होप अभी तक समझ में आया होगा। अच्छा, अभी हमने बात करी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट की, तो आपको ये याद रखना है इंडियन लिटरेचर में आपको अमिताव घोष की सी ट्रोलॉजी भी याद रखनी है, जिसमें सी ऑफ वॉपीज बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एक टर्म है जो दिया गया है गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक के द्वारा, और जिसका नाम है डबल कोलोनाइजेशन।
डबल कोलोनाइजेशन का मतलब है कि एक वुमेन का ऑपरेशन कोलोनिज्म के द्वारा भी होता है और पैट्रियार्की के द्वारा भी होता है। तो ये दोनों आपको पॉइंट याद रखनी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हैं। इसके अलावा आपको एक वर्क याद रखना है जो पोस्ट कोलोनियल लिटरेचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटर का नाम है अल्बर्ट मैमी, MEMMI, अल्बर्ट मैमी। इनका वर्क है द कोलोनाइजर एंड द कोलोनाइज्ड, पब्लिश्ड इन द ईयर 1952। तो ये भी आपको वर्क याद रखना है, ठीक है। और मैंने आपको बताया चिन्वा एचेबे का जो एक वर्क है एन इमेज ऑफ अफ्रीका, ये 1977 में आता है। और इसमें कैसे उन्होंने कॉनराड की रेसिज्म को अपने वर्क में क्रिटिसाइज किया है, ये आपको याद रखने हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको रिकॉल करने हैं अपने एग्जाम्स में। जब भी आप रिवीजन करें एग्जाम्स के टाइम में, तो इन चीजों को आप अपने माइंड में याद रखें, ठीक है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन हम इनकी चर्चा अगली क्लास में करेंगे क्योंकि आज की क्लास बहुत लेंदी हो गई है। तो अब हम कंक्लूजन देखते हैं कि पोस्ट कोलोनियल लिटरेचर इज नॉट जस्ट अबाउट द पास्ट, ठीक है। ये केवल हिस्ट्री को ही नहीं बताता, ये केवल उस लिटरेचर को नहीं बताता है जो कोलोनियल पीरियड में लिखा गया है, बल्कि इट इज ऑल्सो अबाउट आइडेंटिटी। ये अपनी आइडेंटिटी को बताता है, ये रेजिस्टेंस के बारे में बताता है, ये रेजिस्ट करता है कोलोनियल कल्चर को, कोलोनियल डोमिनेशन को। इट टॉक्स अबाउट सर्वाइवल एंड इट गिव्स इट्स वॉइस, ठीक है। जो भी लोग थे, कोलोनाइज जो लोग थे, ये लिटरेचर उनकी वॉइस में लिखा गया है। ट्रू डेपिक्शन आपको देखने को मिलेगा। इट टीचेस अस दैट हिस्ट्री हैड मल्टीपल पर्सपेक्टिव। ये दिखाता है हमें कि हिस्ट्री के बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं, जैसे कि जो भी कोलोनाइजर्स ने लिखा है इनका डिपिक्शन अपने वर्क में, उसका बहुत अलग पर्सपेक्टिव है। और अब कोलोनाइज ने फाइनली अपने लिए बोला है अपने लिटरेचर में। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई, आज की क्लास आपको समझ में आई। थोड़ी सी लेंदी थी, थोड़ी सी डिफरेंट टॉपिक है आपके लिए। तो आपको अगर कंफ्यूजन है कोई भी, तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर से, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आई होप ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल थी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।